हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइमन कमीशन 1927 और साथ ही डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट को भी। ये कहानी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट की खास बात ये थी कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही थी कि धीरे धीरे इंडियंस को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाया जाएगा। इसी एक्ट 1919 में ये एक प्रोविजन ये भी था कि इस एक्ट के लागू होने से 10 साल के बाद यानी 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस को एग्जामिन करके एक फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए ये रिकमेंड और प्रपोज किया जाएगा इस कमीशन के द्वारा। 1927 में लॉर्ड बिरकनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और उन्हीं की देखरेख में 1927 में इस कमीशन को सेटअप किया गया। इस कमीशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर थे और सर जॉन साइमन को इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। इंडियन लीडर्स को साइमन कमीशन कतई एक्सेप्टेबल नहीं था। वो इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन के सभी मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे और इनमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बात कही गई थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन के पार्टिसिपेशन को अब इंक्रीज करना चाहती है और अब तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है और एक भी इंडियन को नहीं रखा गया। ये बात इंडियंस के लिए बहुत ही इंसल्टिंग थी। इंडिया की सभी मेजर पार्टीज जैसे कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और बाकी छोटी मोटी पार्टीज, इन सभी ने साइमन कमीशन को बायकॉट करने का फैसला कर लिया और ये बात जब लॉर्ड बिरकनहेड के कानों तक पहुंची तो उसका कहना था कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इंडियन कैपेबल हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से डिजाइन कर सकें। वो इस काबिल नहीं समझता था। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया के सभी कास्ट, सभी पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो, वो इंडियंस नहीं बना पाएंगे। लॉर्ड बिरकनहेड ने ये कहा कि देखो यार, साइमन कमीशन तो अब बन चुका है, उसमें तो अब कोई बदलाव किया नहीं जाएगा। अगर तुम चाहते हो तो क्यों ना तुम भी एक रिपोर्ट बनाओ जो हर एक क्लास, कम्युनिटी और हर एक पार्टी को एक्सेप्टेबल हो। इंडियन लीडर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसी साल दिसंबर 1927 में कांग्रेस पार्टी का मद्रास सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे मुख्तार अहमद अंसारी। यहाँ पर 2 मेजर डिसीजन हुए। पहला ये कि साइमन कमीशन के साथ किसी भी तरह का कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि वो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ताकि वो लॉर्ड बिरकनहेड को एक करारा जवाब दे पाए। तो यहाँ पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उसको ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक तरफ साइमन कमीशन और दूसरी तरफ नेहरू कमेटी, दोनों लगे हुए थे अपनी अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए और दोनों का पर्पस था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को प्रपोज करना। इसी सिलसिले में फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया तो पूरे देश में मास प्रोटेस्ट और हड़ताल की गई और जगह जगह साइमन कमीशन के मेंबर्स को काले झंडे दिखाए गए। एक नारा जो उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था साइमन गो बैक। लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर जेम्स स्कॉट नाम के एक पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दे दिए। इस लाठीचार्ज के कारण लाला जी को ऐसी घातक चोट पहुंची कि 17 नवंबर 1928 में लाला जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद 28 अगस्त 1928 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लखनऊ सेशन में नेहरू कमेटी ने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिए। हालांकि इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि बहुत सारे डेलीगेटेड जिन्ना, नेहरू, एसी बोस इस रिपोर्ट के अगेंस्ट थे। एक्चुअली हुआ क्या कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जिससे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नाराज थे क्योंकि उनके हिसाब से
ये एक कदम पीछे हटने वाली बात थी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर अप्रैल 1928 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। हालांकि इसके बाद दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, जहां पर मोतीलाल नेहरू खुद प्रेसिडेंट थे, जहां पर इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिसे मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से एक्सेप्ट किया गया। हालांकि यहां पर भी मांग डोमिनियन स्टेटस की ही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बताया गया कि इंडियंस अपनी रिपोर्ट के साथ रेडी हैं और ये रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि भैया अगर ये रिपोर्ट एक साल के अंदर अंदर यानी 31 दिसंबर 1929 तक एक्सेप्ट नहीं की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा और ऐसी स्थिति में आप एक नए मूवमेंट के लिए तैयार रहना। तो सिचुएशन ये है कि इंडियन लीडर्स ने नेहरू रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, लेकिन उधर साइमन अभी भी रिपोर्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसी सिलसिले में एक बार फिर 1929 में एक बार फिर साइमन इंडिया आता है और फाइनली मई 1930 में साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दो रिपोर्ट्स हैं, एक साइमन कमीशन रिपोर्ट, दूसरी नेहरू रिपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब यहां पर कहा कि देखो यार, अब एक काम करो, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहां पर ब्रिटिशर्स और इंडियंस एक साथ बैठकर इन दोनों रिपोर्ट्स पर आमने सामने होकर बात करेंगे। एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आइडिया जिन्ना ने लॉर्ड इरविन को दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आइडिया था इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना सके। एक्चुअली ऐसा हुआ, 1930 से 1932 के बीच 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और उनके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाया गया। हालांकि इसमें ज़्यादा पॉइंट साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स में से थे और बहुत कम थे जो नेहरू की रिपोर्ट्स में से थे। वैसे जो भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्चुअली में काफ़ी डिटेल्ड एक्ट था और इसे करंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कहा जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।